हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी का एडिशन जो हम लोग कर रहे थे, हमने स्टार्ट करा था चैप्टर 1 से। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, नेशनल इनकम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सब लोग, ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा, नेशनल इनकम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल भी है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूले, जीडीपी को जीएनपी में से माइनस करना है, उसमें जीवीए ऐड करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना है, सब्सिडीज़ को माइनस करना है, फिर जाके हमारा निकलता है। उसमें जब आप नफिया ऐड करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐसे ऐसे तिगड़म वाले फॉर्मूले को लेकर फिर हमारी नेशनल इनकम बनती है। तो जी हाँ, बनती तो ऐसे ही है, जो ऐसा कि मैंने कॉम्प्लिकेटेड वे में बोला। लेकिन इन सारे टर्म्स को, कंसेप्ट्स को अगर हम लोग जान लें कि वाटर सब्सिडीज़, नफिया क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कंसेप्ट्स लाइक ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसके अलावा ऐसे बतेरे कंसेप्ट्स हैं। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इसमें अगर मैं मार्केट प्राइस डाल दूं तो क्या ये फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट में से क्या मैं अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को माइनस कर दूं तो क्या वो जीएनपी एंड मार्केट प्राइस बन जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी जितना दिमाग घूम रहा है ना, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, लोगों का दिमाग ऐसे ही घूमता है। इस चैप्टर को करने के बाद लेकिन ये चीज़ आपके लिए हलवा हो जाएगी। आप किसी को नेशनल इनकम का चैप्टर, स्पेशली 12वीं के बच्चे को अगर ट्यूशन देना चाहोगे, अगर आप भले इकोनॉमिक्स की फील्ड से नहीं हो, आप पूरा दे पाओगे, क्योंकि 12वीं में सिलेबस ज़्यादा नहीं होता। नेशनल इनकम, सीबीएसई के बच्चों की बात कर रहा हूँ, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बस यही चैप्टर है। वहाँ पर 5 चैप्टर होते हैं मैक्रो में, और इंडियन इकोनॉमिक्स को आराम से आप पढ़ा ही सकते हो। लेकिन वापस अपनी यूपीएससी की बात करते हैं। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना। मैं नितिन सिंघानिया के अपार्ट एक और सोर्स से मैं आपको ये वाला चैप्टर कंबाइन करके करवाऊंगा। उन दोनों बुक्स का बेस बनाकर, एक तो ये हमारी नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी है 3rd एडिशन, इसके अलावा एक बुक मैं आपको और करवाऊंगा, जो कि यूपीएससी का एस्पिरेंट तो डेफिनेटली कोई जानता ही नहीं होगा आप में से सुनने वाला। गीता पब्लिशिंग हाउस की एक बुक होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको कई बच्चे 12th क्लास में मध्य प्रदेश में, दिल्ली में इसको रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो वो कौन सी बुक है, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, आप उसे सब लोग परचेज कर सकते हो। सीबी सचदेवा पब्लिशिंग हाउस का नाम है जीपीएच, गीता पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें जो आपका बेस बनेगा ना, नितिन सिंघानिया का ये वाला चैप्टर, या ये वाला चैप्टर क्या, चैप्टर तो चैप्टर ही होता है, चाहे किसी भी बुक से पढ़ लो। नेशनल इनकम का इंटरनेट से देखूंगा तो बदल थोड़ी ना जाएगा कंसेप्ट। जीडीपी ये थोड़ी ना नितिन सिंघानिया कुछ एक्स्ट्रा बता देगा मुझे। पॉइंट ये आता है कि इकोनॉमिक्स दोस्तों आप लोगों को रिकॉल नहीं हो पाती। चैप्टर बढ़ाऊंगा आगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, सुन लो आप लोग। एक बात और बोलना चाहूँगा आप सबसे, मेंस का अगर आप पिछले अब पेपर देखोगे ना, जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वो अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन जीडीपी, या फिर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में फ़र्क बताओ। इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीएससी और एमपीपीएससी और यूपीएससी, स्पेशली यूपीएससी तो करने ही लगा कि वो कंसेप्ट देने लगा है मेंस के, उसमें मेंस के क्वेश्चंस में वो कंसेप्ट पूछने लगा, रेदर देन आस्किंग डायरेक्टली फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे या बजट में जाकर। लोगों को ये भी नहीं पता होता है, लाइक एक क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, बजटिंग वाला चैप्टर, अब लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ से करें। वो बाजार में श्रीराम के नोट्स और उससे पढ़ रहे होते हैं, सोर्सेस कोई अच्छे होते नहीं उनके पास। उन्होंने जेंडर बजटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि जेंडर बजटिंग क्या होती है। अब ये कोई बनाने वाला आंसर नहीं था, इसका थोड़ी सी हिंट इसकी इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी थी, लेकिन ये कि स्टैटिक कंसेप्ट है। लेकिन वही वाली बात है, जो सोर्सेज आप लोग यूज़ करते हो उसके अंदर ये चीज़ें दे नहीं रखी होती हैं। तो इस चैप्टर की तरफ आगे प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर जो भी दे रखा है, ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा, इस चैप्टर में हमें ना डबल मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी।
कैसे करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया नितिन सिंघानिया मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, लेकिन नेशनल इनकम के चैप्टर में मैं नितिन सिंघानिया से पहले, या ऐसा मैं कहूँ कि साइमल्टेनियसली मैं आपको सीबी सचदेवा करवाऊँगा, ताकि आपका बेस बने ज़्यादा अच्छा। क्योंकि नितिन सिंघानिया जी ने ऐसी बात कर रखी है बुक में कि ऊपर ऊपर से, डेप्थ में इन्होंने बात नहीं कर रखी है। अब आपको ये चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आएंगी। जैसे अब इन्होंने यहाँ पर ये बोल रखा है कि इन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी यहाँ पर एक डेफिनेशन दे दी जीडीपी की। जीडीपी की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं होती है। जीवीए इन्होंने बता दिया, उसको डिफाइन तो करो। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस आगे चैप्टर में है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले चलते हैं सीबी सचदेवा पे, वहाँ से बेस अपना बनाते हैं, उसके बाद साइमल्टेनियसली एक एक कंसेप्ट जो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा वो यहाँ से मैं कवर करवाऊँगा। इकोनॉमिक्स सबके लिए जो हर्डल रहती है, और आपको पता ही है इकोनॉमिक्स में ज़्यादा चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछता। मनी एंड बैंकिंग उसका फेवरेट टॉपिक है, 90% क्वेश्चन उसी चैप्टर से निकलते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम, जिसमें लोगों का सर पैर कुछ पता ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। बाकी बातें कुछ कुछ बजट और इकोनॉमिक सर्वे और प्लस करंट अफेयर से निकलती है, लेकिन करंट अफेयर तब समझ में आएंगे जब इसका बेस बनाओगे। तो हमारी अप्रोच हद से ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, जो कि इंडिया में आज तक कोई अप्रोच ये फॉलो नहीं कर पाता। पहले हम लोग एक हिडन सोर्स सीबी सचदेवा से पहले बेस बनाएंगे, उसके बाद इसको हलवे की तरह खाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग सीबी सचदेवा से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली बुक है वो, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12, गीता पब्लिशिंग हाउस की बुक है, राइटर है इसके सीबी सचदेवा, ठीक है। जो लोग अगर जिनको पीडीएफ मिल सकती है अच्छी बात है, पीडीएफ जिसकी नहीं मिल सकती है तो यहीं से मैं बना कर ऐसे देता रहूँगा। और इसके अंदर एक एमसीक्यू बुकलेट भी है, और एमसीक्यू बुकलेट मतलब सारे चैप्टर्स की है, ठीक है। सारे चैप्टर्स की एमसीक्यू बुकलेट है, एक एक करके हर एक चैप्टर की। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, पूरा चैप्टर सुनने के बाद और फिर उसके बाद ये अपना नितिन सिंघानिया पे जाने के बाद और ये वाला चैप्टर जो भी आप साइमल्टेनियसली करते रहोगे इस बुक से, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में इतने महारत हो जाओगे कि मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको यूपीएससी के लिए किसी को पढ़ाना हो ना, आप वो भी कर दोगे, सारे लोग जो भी मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, नितिन सिंघानिया का ये वाला सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन इसका पहले बेस हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि हायर लेवल का चैप्टर है। पहले इसमें से और बातें जो इस बुक के अंदर नहीं दे रखी हैं, जो कि एग्जाम से इंपॉर्टेंट हैं, कंप्लीट तरीके से हमें रिलाई नहीं करना इस बुक के ऊपर, तो हम आ रहे हैं यहाँ पर इससे भी ज़्यादा अच्छी बुक के ऊपर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो कि लिखी गई है सीबी सचदेवा के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, प्रीलिम्स के लिहाज से एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी इस बुक के अंदर, आपको सारे कंसेप्ट, सारे मीनिंग दे रखे हैं यहाँ पर, इन सबको याद कर लेना साइमल्टेनियसली डेली, रोज़ 5-5, 6-6 याद करते रहा करो हर एक चैप्टर के, ये कर लेना। सारे आपके इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपको सारे समझ में आ जाएंगे। 48 कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस है, सॉरी कंसेप्ट्स नहीं कहना चाहिए, डेफिनेशंस है नेशनल इनकम से, ठीक है। और आपकी ये सारी कवर हो जाएंगी। तो सब लोग रेडी हो, स्टार्ट करें हम लोग ये चैप्टर फाइनली। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम के इंट्रोडक्शन की। देखो, जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली नितिन सिंघानिया के पहले चैप्टर के अंदर, इकोनॉमिक्स में बेसिकली 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है मैक्रो और एक होती है माइक्रो। अब वो क्योंकि क्लास 12 की है तो वो कह रहा है कि माइक्रो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम मैक्रो की बात करते हैं। ब्रीफली अगर बात करें, जैसा कि आप जानते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट या फिर बहुत माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पर किसी एक रीजन में एक पर्टिकुलर फैक्ट्री, इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात होती है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, वहाँ पर आप पूरी इकोनॉमी को एज अ होल करके स्टडी करते हो। और ये वाली बात याद है नितिन सिंघानिया के पहले चैप्टर में बताई थी मैंने, यहाँ पर आप एग्रीगेट से स्टडी करते हो, यानी कि टोटलिटी में जब भी किसी चीज़ की बात करते हो। ये जो मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है, एग्रीगेट्स, ये वाला वर्ड्स सबको पता है ना, पहला चैप्टर अच्छे से कर चुके हो ना, पक्का कोई डाउट तो नहीं है। मैं इसलिए इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत खोद कर इसको बता चुका हूँ डिटेल में। चलो, वो अगर वहाँ से अगर थोड़ी दिक्कत भी थी तो आज के लेक्चर में आपका पूरा माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस और ये सब रिवाइज होगा, डोंट वरी। अगेन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक थॉट के 2 मेजर स्कूल्स होते हैं। देयर आर 2 मेजर स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट। एक होता है क्लासिकल स्कूल, एक होता है केंशियन स्कूल, ठीक है।
क्लासिकल स्कूल, अच्छा ये याद है मैंने आपको बताया था इसका नाम, जेएम केन्स, जॉन मेनर्ड केन्स, सुना था ना पहले लेक्चर में इसका नाम, ये वही है। क्लासिकल स्कूल क्या बोलते थे, जो पुराने, जब मतलब ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था, देखो हम नीचे पढ़ेंगे अभी, ये रहा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, जब ये नहीं आया था, क्लासिकल स्कूल बोलता था कोई भी जो इकोनॉमी होती है ना, कोई भी जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा, देखो अब कितनी एक्सट्रीम में जाकर बात बोलते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो हमेशा फंक्शन करती है अपने ऐसे लेवल पर जहाँ पर पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो होते हैं वो फ्री प्ले कर रहे होते हैं। फ्री प्ले कर रहे होते हैं क्या क्या मतलब है, ये वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। याद है वो वाला एक कंसेप्ट, याद करो, मैंने बताया था यूएसए वगैरह जैसी इकोनॉमीज के अंदर डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली मैच कर लेते हैं अपने आप को, गवर्नमेंट को इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको हम लोग कहते हैं लिबरल इकोनॉमी। और दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ती है। क्या अमित आप मुझे ये बता सकते हो कि हमने कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रखा है, कैपिटलिज्म का कि सोशलिज्म का? जल्दी बताओ। मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे, कि हर एक इकोनॉमी अपने पूरे फंक्शन पे परफॉर्म करती है जहां पर सभी फैक्टर्स फुल तरीके से एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है क्या है? मिस इंटरप्रेट मत करना, आराम से बताऊंगा सब कुछ, दिमाग को खुला रख के आराम से सुनो, कोई बात नहीं, नोट्स बाद में बनाना, आराम से सुनो पहले इसको। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है इकोनॉमी में लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज और दूसरे फैक्टर्स या कुछ भी है वो ना खाली नहीं पड़े हुए हैं। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदे के पास जॉब होती है, ये नहीं कह रहा वो आपसे। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का इस लाइन में ये मतलब है, देश में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में जो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं वो फुल तरीके से एम्प्लॉयड है, कोई भी खाली नहीं पड़ा हुआ है। लैंड का कोई टुकड़ा खाली नहीं पड़ा हुआ है, लेबर कोई खाली नहीं है, कैपिटल भर भर कर है, और एंटरप्रेन्योर के पास भी पैसा है बिजनेस को चलाने के लिए। ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज फ्री इकोनॉमी के अंदर, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वगैरह के अंदर, मार्केट फोर्सेस फ्री रोल प्ले करती हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है। मैंने एक बात बताई थी ना, जो चीज़ बाजार में डिमांड में ही ना हो तो सेलर क्यों बेचेगा उसे, बताओ, बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा। और दूसरा होता है, इन्होंने कहा था, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब जो भी सेलर सप्लाई करेगा मार्केट में उसकी डिमांड बनेगी। मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ सही है कि वाइसी वर्सा होना चाहिए? बताओ। हम अगर डिमांड नहीं करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में कोई चीज़ आती है तब कंज्यूमर डिमांड करते हैं, फिर कंज्यूमर की डिमांड होती है तब वो जाकर मार्केट में ज़्यादा होती है? बताओ कौन सा प्रोसेस ज़्यादा लॉजिकल है? कि हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, हु इज द किंग, हु इज द राजा कौन है? कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर कोर्ट क्यों बने रहते हैं? किसको न्याय दिलवाने के लिए? कंपनियों को कि हमें? कंज्यूमर को, कंज्यूमर को। अब क्या हुआ, क्लासिकल स्कूल की ये दोनों बातों में कुछ दम लग रहा है आपको कि हर एक इकोनॉमी के भैया सारे फैक्टर्स फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहते हैं और सप्लाई अपनी डिमांड क्रिएट करती है? बताओ, ये सही लग रहा है सुनने में आज के टाइम में? बताओ, ये इस बात में कुछ दम है? नहीं है, नहीं है ना? तो 1930s में हुआ क्या, क्लासिकल स्कूल की ये जो 2 पॉइंट्स थे ना, ये फेल हो गए। 1930 तक अच्छे भले चल रहे थे, 1930 के अंदर क्या हुआ, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इनकी ये जो प्रिंसिपल, ये जो डॉक्ट्रिन या जो लॉ था, ये कि हर एक इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फंक्शन करती है, जिसमें कोई भी फैक्टर फालतू नहीं पड़ा रहता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज सब अपनी चरम सीमा पे काम कर रहे होते हैं, और डिमांड अपनी, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। ठीक है, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बोलना था कि ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट जो होती है क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, ये 1930 तक तो ये वाला फैक्ट एक्सेप्ट करा जाता था। लेकिन हुआ क्या, इनके मुंह पे चांटा तब पड़ा जब एक घटना हो गई बहुत बड़ी, लार्ज स्केल पे, वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अर्ली 1930s। और इसके एग्जैक्ट ईयर क्या है, जैसा कि मैंने नितिन सिंघानिया में बताया भी था आप लोगों को पहले चैप्टर के अंदर, 1929 से लेकर 1933 तक ये घटनाक्रम पूरा का पूरा चला था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अच्छा हमारा देश तो गुलाम था,
लेकिन ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड के कौन से रीजन में ज़्यादातर ये स्टडी वगैरह करते होंगे, कहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे ये जल्दी बताओ मुझे ज़रा, क्या लगता है आपको कौन से देशों में, कौन से रीजन में? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं ऐसा कह दूँ कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ के इकोनॉमिस्ट थे ये, तो सही है ना ये वाली बात, वो लोग ज़्यादा आगे थे, है ना? तो इनकी ये वाली बात ना सिर्फ एक मिथ बनकर रह गई। क्यों? इस इवेंट ने ना इनकी बात को मिथ बना दिया। क्या हुआ था, ऑटोमेटिक इन्होंने बोला कि ऑटोमेटिकली जो मार्केट मैकेनिज्म है डिमांड और सप्लाई के, वो अपने आप ही लोगों की इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज का, सप्लाई अपनी डिमांड क्रिएट करना, ये खुद एडजस्ट कर लेते हैं। जबकि यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज, मुझे ये बताओ ये गरीब कंट्रीज थी क्या ये 1929 1933 में? बताओ ये भिखमंगी कंट्रीज थी? बताओ नहीं ना। ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होने के बावजूद भी इनका इतना बढ़िया डेवलप्ड बेसिक इंडस्ट्रीज का सिस्टम था, इलेक्ट्रिक पावर बढ़िया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ था इनके पास, सब कुछ। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मतलब अपने स्टॉक्स को स्काई रॉकेट बनाने के लिए सारे फैक्टर इनके पास हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में जो पैदाइश हो रही थी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की, उसमें फॉल आया, उसमें एक मेजर फॉल आया, लोगों की इनकम के अंदर फॉल आया और लोगों ने अपनी जॉब खो दी, लोगों ने अपनी जॉब खो दी। ये थोड़ा सा सीन अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ये वाला सीन, वैसे तो मतलब एक रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। देसी बॉयज, आपने जॉन अब्राहम अक्षय कुमार की देखी होगी ना, जॉन अब्राहम की नौकरी एकदम से चली जाती है, वो कहते हैं रिसेशन आ गया इकोनॉमी में, सॉरी दिस कंपनी कैन नॉट अफोर्ड यू। ये वहाँ का रेगुलर फीचर है। ऐसे ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा था कि इकोनॉमी को हिला के रख दिया था वेस्टर्न कंट्रीज की। 2007-2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस एक और आया था बाद में। अमेरिका के फेडरल बैंक ने हमारी तारीफ करी थी, अगर हमारे पास इंडिया जैसा आरबीआई होता ना तो हमारे ऊपर ये असर नहीं आता इस 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस का। सारी कंट्री सफर करी थी, सारी इकोनॉमी एक्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी। क्यों? ये कहानी मैं बताऊंगा क्योंकि अभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं, पता है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को एकदम से इस पे लेकर नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना कि आपसे इंटरव्यू में वो पूछ लेंगे, बताओ फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था, क्राइसिस में और डिप्रेशन में क्या फ़र्क होता है, डिप्रेशन और रिसेशन में क्या फ़र्क होता है, क्यों आता है ये रिसेशन, कब, किस पॉइंट पे, किस दिन, किस घंटे वो डिप्रेशन बन जाएगा, डिप्रेशन दोबारा नॉर्मल इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट होगा, इकोनॉमी बूम कैसे करती है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, और इकोनॉमी डिप्रेस कैसे होती है, डिप्रेशन से पहले रिसेशन क्यों आता है, एकदम से डिप्रेशन क्यों नहीं आ जाता। ये सारी बातें इतनी हलवा हो जाएगी ना तुम्हारे लिए, तुम घूमते फिरते ये चीज़ बता पाया करोगे। और जो अखबार या करंट अफेयर जो तुम पढ़ते हो ना, तुम इकोनॉमी कहोगे यार मेरे कंसेप्ट इतने मजबूत हैं, ये तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं हलवा, इसमें तो फालतू के करंट अफेयर की बातें कर रखी है, सारा का सारा तो बेस है जो कि ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर्ड है। तुम विजन के पन्ने ऐसे घुमा घुमा के निकाल दिया करोगे, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को टफ लगता है उसका जो इकोनॉमी पोर्शन होता है करना। लोगों का स्ट्रेटेजी मजबूत नहीं है ना, कहाँ से पढ़ रहे हैं बताओ, मैं तो नहीं जानता कोई किताब अवेलेबल है अच्छी बाजार में, बाजार के अंदर जो है भी तो उनको कोई समझाने वाला नहीं है। अभी एक बार बताओ, अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट जैसे अभी नहीं बताता, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन इसका मतलब तो यही दिख रहा है ना मैं कि सारे लोगों के पास जॉब है। क्या इसका मतलब यहाँ पर ये है बताओ कि सारे लोगों के पास जॉब है? ये तो नहीं कह रहे ना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वही कह रहे हैं इकोनॉमी के अंदर कोई भी रिसोर्सेज फालतू नहीं पड़ा हुआ है, सारी अपनी चरम सीमा पे काम कर रहे हैं। मतलब लैंड जो है वहाँ पर खेती बाड़ी या फैक्ट्री कुछ ना कुछ हो रहा है, लेबर जो है खाली नहीं बैठी है, हर एक बंदे के पास कोई ना कोई जॉब है, कैपिटल मतलब भरपूर तरीके से पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, रेलिवेंट जगह पर लग रहा है, और एंटरप्रेन्योर्स पूरी इकोनॉमी को बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। चार फैक्टर्स और प्रोडक्शन के होने के बावजूद भी ये वाली चीज़ 1930, 1929 से लेकर 1933 तक, 29 से लेकर 33 तक भुगतनी पड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ को और यूरोपियन कंट्रीज़ को। लेकिन एक बात बताऊँ, क्या अगर आपको कल को एक क्वेश्चन आ जाए, कल को अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया इससे सफ़र कर रहा था उस टाइम पे, भले ही हम लोग ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, क्या सफ़र कर रहा था? इंडिया के ऊपर क्या असर आया कुछ ऐसा? कभी आपने कुछ ऐसा घटनाक्रम सुना है स्पेक्ट्रम में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कि इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी शेक हो गई थी, कुछ ऐसा हो गया था, ऐसा कुछ सुना है? नहीं। ये वाली बात याद रखना, ये वाली बात याद रखना, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ, आप में से मुझे कोई समझा सकता है कि ऐसा क्यों होगा? मतलब ये एक बार बताना मुझे ज़रा, जो मैंने ऊपर से नीचे तक आपको ये बातें बताई, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का आपको व्यू पॉइंट बताया मैंने फिर ये वाली बात बताई कि अमेरिका के पास सब कुछ, अमेरिका जैसी कंट्रीज और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास सब कुछ था,
अच्छा इंडस्ट्रियल बेस, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, वो छोटी छोटी माइन्यूट बातें भी कर रहे कि बिजली बहुत अच्छी थी, कभी बिजली नहीं जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, फ़ोन वगैरह बहुत अच्छे से काम करते थे, लोगों के बैंक में खाते थे, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में आउटपुट लेवल गिर गया, यानी कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होने में कमी आ गई, लोगों की इनकम में कमी आ गई और लोगों की जॉब चली गई। आपको यहाँ पर कोई सर पैर लगा क्या? कुछ आप मुझे समझा सकते हो, या मतलब आपको कुछ लगा क्या ऐसा कि इसमें कुछ रिदम है, कुछ आराम से समझा जा सकता है इस पूरे कंसेप्ट को? बताओ बताओ। सोचने वाली बात है ना, ये वही वाली बात नहीं हो गई जैसे एक बंदा हवेली में रह रहा है, एक हवेली में रह रहा है, उसके रोटी खाने के लाले हैं। आप इस चीज को समझा सकते हो किसी को? आप इस चीज को किसी को समझा सकते हो? अंकिता, एक बंदे को आप देख रहे हो हवेली में है, घर के बाहर पोर्श BMW सब खड़ी हुई है, लेकिन भीख मांगने जाता है। मतलब मैं इसको रिलेट कर देता हूँ, पता कैसे? फुकरे देखिए तुमने, वो कहता है लाजपत नगर में मेरी 8-8 दुकानें और नोटों की गड्डियाँ रहती है, वो जो टायर चोरी करके ले जाता है उसका सरदार का बार बार है। क्या उसको देखकर कोई भिखारी समझेगा या करोड़पति समझेगा, जबकि वो था? बताओ। अच्छा, उसको एक्सप्लेन ऐसा करा जा सकता है कि वैसा हरकतें क्यों कर रहा है वो? उस मूवी के एंड तक भी एक्सप्लेन करा जा सकता है उसके बिहेवियर को? बताओ, जल्दी बताओ, हाँ या ना। इतना कुछ होने के बावजूद भी नोट की गड्डी लेकर नाले के किनारे बैठा हुआ, टायर चोरी करने बैठा रहता है। कुछ समझा सकता है कोई उसके बिहेवियर को? बताओ। नहीं ना। ऐसे ही जब क्लासिकल से पूछा गया, भाई साहब तुम तो कहते थे हर एक इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट में फंक्शन करती है, सारे फैक्टर्स हैं जो कि इकॉनमी को फुल एम्प्लॉयमेंट पे, हायर इंडस्ट्रियल सिस्टम, कोई भी एक भी सेक्टर गिरा हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये फिर लोगों की जॉब इनकम में क्या कहते हैं, ये गिरावट कैसे आ गई? तुमने कहा सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, ये सारी चीज़ें सप्लाई करने के लिए बैठी हुई, लेकिन लोगों की भी डिमांड क्यों नहीं है? इनकम कमी आ गई तो लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कहा, हाथ जोड़ के जयराम जी की हम बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं आपसे, हम खुद नहीं जानते क्यों हो गया, कैसे हो गया, हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर आपको लग रहा था ना कि कल को ऐसा अगर हो जाए कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे एक्सप्लेन करूंगा इंटरव्यूअर को, तो आप छोड़ दो। जब एक बार बताऊँ तो फिर भी यूपीएससी वाले बच्चे हैं, जब ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हम कैसे एक्सप्लेन करें? क्लासिकल इकोनॉमिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, ये वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन क्यों हुआ। लेकिन होल्ड ऑन, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ऐसा क्यों हुआ था। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पहले कमांड बना लेते हैं अपनी, यानी कि नेशनल इनकम और इस चैप्टर के बाद, फिर आप बता पाओगे कि ये घटना क्यों हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानो। इसी बैकग्राउंड में जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स की लंका लग चुकी थी, इसी बैकग्राउंड में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आता है वर्ल्ड स्टेज के सीन पर, J.M. केन्स। पूरा नाम जॉन मेनर्ड केन्स। जॉन मेनर्ड केन्स, नाम याद रखना प्लीज़ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने एक थ्योरी दी थी और एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये देखा था ना पहले चैप्टर के अंदर, मैंने बताया था, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा किसी दिन। ये इस बुक को इसने पब्लिश करा 1936 में। अब ना क्या हुआ, जब इसने इस बुक को, मतलब क्या कहते हैं, अपनी इस बुक को जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो लिखी गई ना, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको, है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात। ये जो नितिन सिंघानिया की पूरी बुक है ना, पूरी बुक, और ये जो हम CB सचदेवा की जो पूरी बुक पढ़ रहे हैं, ये नितिन सिंघानिया और ये CB सचदेवा, या मतलब कोई भी बुक जो मतलब हिंदुस्तान की मार्केट में या कहीं पर भी अवेलेबल है, आप ऐसा मान लो ये इसकी बुक का एक जिस्ट है बस। और यही है गेम यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की एक जिस्ट आती है यूपीएससी में, बस इतना सिंपल सा गेम है बस। मतलब जो भी इसने बातें कही थी ना, जो वर्ल्ड में सबको समझाई थी, यही यूपीएससी कंसेप्ट पूछता है। मनी क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसी ने बोली थी इस बुक के अंदर। तो ऐसा मान लो जो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन है, इन्हीं भाई साहब की वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है यहाँ पर यूपीएससी के सिलेबस में। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है भाई शैली कल को अमेजन से ऑर्डर करवा लो इस अमेरिका की बुक को, ये ग्रंथ पढ़ डालो, पता चला कि मैं तो ज़्यादा नंबर स्कोर कर लूँगी, इतनी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट है आपके पास। तो यहाँ पर
एक रेवोल्यूशन आया इकोनॉमिक थॉट के अंदर। मतलब आज तक ना वर्ल्ड में जिस प्रकार से इकोनॉमी को, इकोनॉमिक्स को समझा जाता था, इस विचार के अंदर अब इसने एक नया स्कूल पैदा कर दिया। और आई होप आप अब तक तो जान ही चुके हो स्कूल का मतलब क्या होता है। ये कोई बिल्डिंग और वो नहीं है, स्कूल का मतलब होता है थॉट। अब एक नए तरीके से इकोनॉमिक्स की दिशा और दशा बदल गई जॉन मेनर्ड केन्स की वजह से, और इसकी लिखी गई इस बुक की वजह से, जनरल थ्योरी ऑफ। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या नहीं समझा पाए थे, लोगों की इनकम क्यों गिरी है, देश में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन क्यों कमी आई है, और लोगों ने अपनी जॉब क्यों खो दी, यानी कि बेरोजगारी क्यों आई है। बुक का नाम देखो, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसी चीज़ को इसने एक्सप्लेन करा जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं कर पाए। अच्छा, अब इसको जो इसने एक्सप्लेन करा ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो नई तरीके की इकोनॉमिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा नाम इसका केन्जियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि जेएम केन्स ने दी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स नंबर 1, केन्जियन इकोनॉमिक्स सेम नाम है उसका, नंबर 2। और तीसरा बोल सकते हो थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और बुक का नाम था इसका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो नए तरीके का एक रेवोल्यूशन आया, परिवर्तन आया, केन्जियन रेवोल्यूशन। केन्स ने क्रिटिसाइज करा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिस तरीके से देखते थे फुल एम्प्लॉयमेंट को, वो गलत है, और इसने एक नई थ्योरी दी जो बाद में एक सब्जेक्ट बना जाकर पूरा प्रॉपर स्कूल ऑफ थॉट बना, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। बताओ मुझे दोस्तों, समझ में आया इतना? पहले इतिहास समझ में आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वैसे आप पढ़ चुके हो इसको, लेकिन ये वाली बात यहाँ वापस नहीं लिखी गई थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की इतनी डिटेल में। ग्रेट डिप्रेशन की इवेंट को केवल लोग समझा नहीं पाए थे, इसलिए बर्थ हुआ यहाँ पर। वैसे एक तरीके से रिविजन ही हो गई, मैं जानता हूँ फर्स्ट चैप्टर की, लेकिन हम तो पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ पढ़ रहे हैं ताकि हम इस चैप्टर को समझ सके ज़्यादा अच्छे से। मैं इसके ऊपर अभी लेकर जाना नहीं चाहता, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने का, बोरिंग लगने लगेगी। इसके बाद ये हलवा हो जाएगा। ये है नितिन सिंघानिया, ये है सीबी सचदेवा। दोस्तों किसी भी तरह की अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है ना, इस बुक को एक्सेस कहाँ से करेंगे, ये अमेजन पे आपको मिल जाएगी, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, कहाँ मिलेगी। हम लोग अमेजन पे चलते हैं। अच्छी है क्योंकि इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू में आपको बस अभी ये ऐसा लग सकता है कि हम स्लो चल रहे हैं भाई, लेकिन इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, यही सिलेक्शन करवाते हैं। सीबी सचदेवा, ये रही मैक्रो, ये इसके साथ एमसीक्यू वाली जो मैं बुकलेट कह रहा हूँ ना, वो भी मिल जाएंगी आपको, एमसीक्यू की बुकलेट। माइक्रो मत मंगवाना, पहला चैप्टर है, उसकी कोई औकात नहीं है, यूपीएससी में माइक्रो नहीं पूछता। पहला चैप्टर जितना नितिन सिंघानिया से करा मोर देन इनफ है, वरना मैं आपको वहीं से स्टार्ट करवाता। लेटेस्ट एडिशन है, इसी साल ही आया है, और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे आप मेरी पीडीएफ से यहाँ से भी प्रिंट आउट निकाल के, अगर आपको लगे कि ये महंगा लग रहा है आपको, तो आप यहाँ से मैं पीडीएफ बनाकर सबको देता रहूँगा, आई प्रॉमिस। टेलीग्राम के चैनल पर मैं बोलता रहूँगा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और फिर क्योंकि आप लोग फालतू के कमेंट करते रहते हो कि ये सोर्स कहाँ है, ये बुक कौन सी है, वो करके पूरी बात सुना करो कान के पट खोल कर, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा, ये वाली जो दिख रही है ना आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मत मंगवा लेना, ध्यान से, अगर कोई ऑर्डर करवा रहा है तो ध्यान से करवाना, ठीक है। और इसी के साथ आपको इसकी जो ये एमसीक्यू वाली जो बुकलेट है, ये वाली, ये मिल जाएगी आपको, ये अलग से इसी में आती है, ठीक है जी। ये वाली मत मंगवाना, माइक्रो किसी काम की नहीं है, ये मत मंगवाना, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग की, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वो पार्ट होता है इकोनॉमिक थ्योरी का जिसमें हम लोग एक पूरी इकोनॉमी को उसकी टोटलिटी में या एज अ होल पढ़ते हैं। यानी कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम शब्द यूज़ कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी नहीं करते, नो। रेदर मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स क्या, कि किसी एक घर परिवार की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडस्ट्री की, एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, नहीं। हम उस देश में जितने घर होते हैं, जितने एक एक लोगों की इनकम होती है, सारी की सारी इंडस्ट्री, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक, हर एक पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को एज अ टोटलिटी, एज अ एग्रीगेट, एज अ होल स्टडी करते हैं। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं एज अ होल के लिए? वर्ड तो जानी करो, मैंने पहले चैप्टर के अंदर बताया था, हमें होल नहीं बोलना होता, हमें टोटलिटी नहीं बोलना होता। थोड़ा सा अच्छा लेवल बनकर क्या बोलोगे आप? कौन सा शब्द यूज करोगे? क्या यूज करोगे? एग्रीगेट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स
एंड एवरेजेस ऑफ एंटायर इकोनॉमी। एग्रीगेट एंड एवरेजेस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। अभी एग्रीगेट क्या होते हैं? जैसे जब आप माइक्रो पढ़ रहे होते हो तो एक इंडिविजुअल की इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं एक इंडिविजुअल की इनकम, सिंगल इनकम ऑफ हाउस होल्ड या फिर वो करके। अब ये जो एग्रीगेट्स होते हैं कैसे, एक इंडिविजुअल की जब आप इनकम बात करते हैं तो वो तो एक इंडिविजुअल की इनकम, लेकिन नेशनल इनकम जब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट मतलब सबकी इनकम जो भी उस देश में सिटीजन है। नेशनल इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरे देश का, ये नहीं कि भैया एक घर में कितने लोग, कितने परिवार के कितने सदस्य जॉब करते हैं, नहीं जी। एग्रीगेट सेविंग, पूरे देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है देश में। एंटायर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। एंटायर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। और यहाँ पर सिर्फ हम एक रीजन, एक दुकान, एक गली नुक्कड़ के प्राइस लेवल की बात नहीं करते हैं, जर्नल प्राइस लेवल कि इस चीज़ का जर्नली प्राइस किसी भी चीज़ का, किसी भी गुड और सर्विस का पूरे देश में कितना वेरी करता है। और इसके लिए कैसे जर्नल प्राइस लेवल कैसे निकाला जाता है? जब हम लोग ये देखते हैं पर हेड इनकम कितनी है इंडिविजुअल की। जैसे मैंने एक बात बताई थी, कभी पार्ले जी वाले अपने 5 रुपए के बिस्किट को 2022 में भी या 2030 में भी, तुम्हें क्या लगता है ये वाली बात कि वो कभी इसको कर देंगे ऐसा 5 करोड़ का? बताओ 2030 में। पाँच करोड़ का बिस्किट हो जाएगा 2050 में? 2100 में, जैसे हम 2022 में अभी 2100 ईयर में नहीं, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो 5 रुपए का जो पार्ले जी खा रहा होगा, जो अफोर्ड कर सकता है, वो आज से 100 साल या 150 साल बाद भी, मतलब वो इतनी इनकम थोड़ी ना हो जानी है, इतनी थोड़ी ना हो जानी कि वो बिस्किट मतलब इतने लेवल का कर दे और सब लोग 5-5 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मायने नहीं रखते हैं। बताओ 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती थी हमारे मम्मी पापा के ज़माने में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख कुछ भी नहीं है कि आप मतलब एक दिन जाते हो और 1 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं खाने पीने में। ऐसा है क्या? बताओ, ऐसा भी तो नहीं है ना। ये चीज़ है। कुछ और बातें इस कंसेप्ट के बारे में, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से जो एग्रीगेट्स हैं, ये जो एवरेजेस हैं इकोनॉमी के अंदर, ये कंप्लीट तरीके से डिटरमाइन होते हैं, मतलब ये बनते ही कैसे हैं और इनके अंदर फ्लक्चुएशंस किस किस रीज़न की वजह से आती है। डोंट वरी, ये वाली लाइन आपको आराम से इस चैप्टर में इत्मीनान से समझ में आएगी। हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि मैक्सिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम एक देश में कैसे इंश्योर हो सकती है। अब वो देख रहे हो क्या कह रहा है, फुल नहीं कह रहा है वो, ऊपर डिफरेंस जानो। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या वर्ड यूज़ करते थे, मैं अगर इसको मिटाऊँ, कहाँ गया ये, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या वर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पर देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या कहता है भाई, फुल नहीं होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हम लोग लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि सारे लोगों को फ़ायदा मिले इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इन शॉर्ट, दूसरी डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेशनल एग्रीगेट्स या फिर इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स। इकोनॉमी वाइड मतलब ये क्या बोल रहा है, हर किसी इकोनॉमी में ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत चीज़ें, पैरामीटर्स बदलती हैं। जितनी पर कैपिटा इनकम अमेरिका में है, क्या उतनी अफ्रीका में है? जल्दी बताओ, नहीं ना। तो इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स बदलेंगे। और मैंने बोला था ना कि इकोनॉमिक्स के अंदर इनको कंट्री नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? जब मैं अमेरिका बोलूंगा तो अमेरिका कंट्री नहीं है मेरे लिए, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में क्या है वो मेरे लिए, अमेरिकन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अफ्रीकन इकोनॉमी। ठीक है, तो इन अ वे ये एक प्रकार की स्टडी है जहाँ पर एक पूरे का पूरा एक जंगल है इकोनॉमी का, और अलग अलग जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ती हैं, जानवर हैं, वो छोटे छोटे इसके पार्ट्स हैं। इन सबको कंबाइन कर दो तो बनेगा जंगल। ऐसे ही इकोनॉमी में बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन सबको कंबाइन कर दो, टोटलिटी और एग्रीगेट में स्टडी करने लगो तो वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 मेजर टूल होते हैं, ये वाली बात आपको याद रखनी चाहिए प्रीलिम्स के लिहाज से, कि 2 मेजर शस्त्र कौन से होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक होता है एग्रीगेट डिमांड नंबर 1, और दूसरा होता है एग्रीगेट सप्लाई नंबर 2। इन दोनों का प्लस करो। वैसे शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, बाद में जाके बताऊंगा मैं, AD + AS। ठीक है, ये 2 मेन शस्त्र हैं। अच्छा, अगर ये माइक्रो होती तो मैं क्या कहता, माइक्रो के 2 मेन टूल्स कौन से होते? एग्रीगेट वर्ड हट जाता, नॉर्मल क्या, मेन टूल्स नहीं कहूँगा, मतलब माइक्रो अगर ये होती तो मैं क्या कहता,
एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की जगह क्या वर्ड यूज करता? इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। वेरी गुड, डिमांड एंड सप्लाई। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ना 5 थ्योरीज को पढ़ेंगे जो कि नितिन सिंघानिया की बुक में प्रॉपर्ली नहीं बता रखी है, बताई ही नहीं रखी है। पहली बात है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद आपको ना भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का ना सब चिट्ठा पता लगने लग जाएगा। आपको सब चिट्ठा पता लगने लग जाएगा। कल को आप IRS भी बनते हो ना तो आपको गिल्ट नहीं रहेगा कोई भी कि भैया इंडियन इकोनॉमी से मैं बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हूँ। ठीक है, अब ये जो क्योंकि सब्जेक्ट मैटर होता है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हमेशा इसकी बात करता है कि लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है एक पर्टिकुलर देश में, किसी इकोनॉमी में, किसी रीजन में। इसलिए इस इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। और ये क्यों बोलते हैं? केनियन की बुक का नाम याद है? जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरा नाम हम लोग देते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? थ्योरी पढ़ते हैं इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की, जनरल प्राइस लेवल की थ्योरी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। याद है मैंने तुम्हें एक मेजर प्रॉब्लम वो बताई थी उसकी, वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू डिस्ट्रीब्यूट एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सॉरी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। याद है पहले चैप्टर के अंदर यही चीज़ है। मेन जो दिक्कत है मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को अनलॉक करने से लेकर है कि अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या, आप उसको लॉजिकल तरीके से समझोगे। कोई आपको कल को अगर पूछेगा ना कि मिस शैली सहगल आप ये बताइए इंडिया में बेरोजगारी की समस्या क्यों है, तो आप ये नहीं बोलोगे वहाँ पर आंसर सर आई थिंक नहीं, तुम्हारा दिमाग कोई मैटर नहीं करता इंटरव्यू रूम में, अपना दिमाग मत चलाओ, तुम्हारे सोचने तो कुछ नहीं होता, आई थिंक, यू थिंक, डैट थिंक, हु थिंक। यहाँ पर आप लॉजिकल तरीके से आंसर दे पाओगे कि प्रॉब्लम है क्या अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया के अंदर, जनरल प्राइस लेवल क्या है, कि क्यों मतलब अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क होता है, आप लॉजिकल तरीके से इसको समझा पाओगे। और प्रॉब्लम क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है? हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा जाता है क्या आता है, जल्दी बताओ। आता है ना। और जब इंपोर्ट करते हैं तो पैसा जाता है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट से जो अर्निंग आती हैं और इंपोर्ट से जो अर्निंग जाती हैं, ज़्यादा क्या होना चाहिए? मैं किसकी तरफ ये वाला सिंबल करूं, ये वाला, जल्दी बताओ, एक्सपोर्ट की तरफ कि इंपोर्ट की तरफ? एक्सपोर्ट की तरफ। लेकिन जनरली कभी कभार किसी कंट्री के साथ हमारा ट्रेड जो होता है वो नेगेटिव में होता है, ट्रेड जो होता है वो नेगेटिव में होता है, तो ये सिंबल कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ये सिंबल कुछ इस प्रकार से बन जाता है। जबकि सबसे बड़ी सिचुएशन ये होती है कि अगर चलो कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे होना तो वैसे भी नेगेटिव है, दूसरी साइड होना, तो ये होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, डोंट वरी, पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इंपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें काउंट होती हैं, हमारा देश जो ड्यूटीज़ लगाता है ना, ड्यूटीज़ भी नहीं, मतलब आप ऐसा करो, इंपोर्ट से हम कैसा बोलते हैं कि इनकम कैसे आती है, कहाँ से आती है। तो एक बोलने का तरीका है ना कि जब हम एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं तो इनकम आती है, कैसे आती है, इंपोर्ट से क्यों चली जाती है, ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या होती है, क्या इंडिया ने कभी अपनाई है, क्या आसपास के पड़ोसी नेबर ने कभी अपनाई है, क्या इससे इस पॉलिसी या फिर किसी और पॉलिसी की वजह से कभी इंपोर्ट में हमें फ़ायदा मिला है या एक्सपोर्ट में कभी नुकसान हुआ है, सारी चीज़ें सीखोगे आप। दिस इज़ अगेन अ लॉजिकल सब्जेक्ट जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इकोनॉमिक्स आपकी, आप ऐसा मान लो कि अब यहाँ से शुरू हो गई है, पहला वाला चैप्टर था सीधा बच्चों वाला, माइक्रो की बात हो रही थी उसके अंदर, उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, लेकिन ये रियल चीज़ आपकी यहाँ से शुरू हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने मूव करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कहाँ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1, जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की रेलेवेंस आएगी आपको, चाहे आपको वो इंटरव्यू में बोलना हो या फिर यूपी और एमपी और यूपीएससी जैसे एग्जाम में आपको उसको पॉइंट लिखना हो, दीज 6 पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। अपने वर्ड्स में लिख तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका मीनिंग क्रिस्टल क्लियर एग्जामिनर को पता लगना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो जब इतनी बातें हमने कर ली मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुझे सिंपल मीनिंग सब लोग बता दो जरा, एक बारी मैं आगे बढ़ता हूँ फिर
क्या समझ में आया मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्या समझे हो? यहाँ पर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये हमें हेल्प करता है जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जिसमें मॉडर्न इकोनॉमी में इतनी सारी बातें, इतनी सारी डायमेंशन, इतने सारे फैक्टर होते हैं, उसको समझने में आसान कर देता है हमारे लिए उसकी समझ को। ये डिस्क्राइब ये करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स कि किस प्रकार से इकोनॉमी एज अ होल, कंप्लीट इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है, कैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट देश में डिटरमाइन करा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक इंडिविजुअल की डिमांड के बेसिस पे नहीं, एक पर्टिकुलर शॉपकीपर की सप्लाई के बेसिस पे नहीं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जैसे टूल्स को यूज़ कर। समझ में आ गया पहला पॉइंट? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को यूज़ कर दो शस्त्रों को यूज़ कर हम लोग कंप्लीट तरीके से एंटायर इकोनॉमी का तगाजा ले सकते हैं। दूसरा, ये हमें हेल्प करता है कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के गोल को अचीव करें, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के गोल क्या होते हैं हर एक कंट्री के सामने? हर एक कंट्री चाहती है उसकी जीडीपी बढ़े और वहाँ पर लोगों की बेरोजगारी ख़त्म हो और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े। मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज़ को एनालाइज करता है कि कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिसकी वजह से एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकती है और कैसे हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल तक, यानी कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तक पहुंच सकते हैं, और सिर्फ पहुंचना नहीं है वहां तक, उसको सस्टेन भी करना, यानी कि मेंटेन भी कैसे कर सकते हैं, ये वाली बात। आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से हमें यह भी पता लगता है कि देश में किसी प्रकार की फ्लक्चुएशंस अगर हो ना, किसी बिजनेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, कि कल को बहुत प्रॉफिटेबल हो रहा है, कुछ एकदम से फिर बहुत लॉस हो रहा है, तो जो जनरल प्राइस लेवल या बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो फ्लक्चुएशंस हो ना, उन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करके एक स्टेबिलिटी लाई जा सके। ऐसा ना हो कि आज 10 रुपये वाला चिप्स का पैकेट है, कल वो 500 को हो गया, कल वो 500 का हो गया, नरसों वो 5 रुपये का हो गया, फिर वो 50 का हो रहा है, फिर वो 5000 का हो रहा है, फिर वो 5 लाख का हो रहा है, फिर वो 1 रुपये का हो गया। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रोज़ रेट बदल रहे हैं, पता चला इकॉनमी के अंदर। तो ये हमें बताता है। अब ये रेट कैसे बदलते हैं? जब भी इकॉनमी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, तब हम उसको कहते हैं कि इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन आ गया है। जब हद से ज़्यादा प्राइसेस गिरने लग जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं डिफ्लेशन आ गया है। मुझे कोई बताओ इनमें से कौन सा फैक्टर बेटर होता है? बेटर? नो वन। वेरी गुड। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमें सजेस्ट करता है कि कैसे कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स हम लोग ले सकते हैं ताकि देश में हद से ज़्यादा जो रेट बढ़ गए हैं, जनरल प्राइस लेवल जो हद से ज़्यादा बूम कर गया है, उसको कंट्रोल करा जा सके। और प्राइसेस का बहुत ज़्यादा गिरना भी नुकसानदायक होता है। ये मैं बताऊंगा पूरा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कंसेप्ट, कि आप समझ सकते होगे। वैसे प्राइसेस का हद से ज़्यादा गिर जाना यानी कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी पावर हो जाना, तो होगा क्या? अल्टीमेटली इसकी वजह से भी प्राइस एक टाइम पे मतलब फ्लक्चुएट कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? चीज़ें बहुत सस्ती हो गई, हर कोई इसे अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन इकोनॉमी में फिर इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता ना, इकोनॉमी में इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता। मैंने एक बात बताई थी पहले चैप्टर के अंदर, या जनरली आपने सुना होगा, हर किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपये आ जाए ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है इकोनॉमी के अंदर। हम लोग ये कहते हैं ना कि सरकार प्रिंट करके क्यों नहीं दे देती है। अच्छा, प्रिंटिंग को क्या कहते हैं? जब नोट प्रिंट करके, मतलब क्या कहते हैं, आरबीआई वगैरह जो नोट प्रिंट करता है इकोनॉमी में, जब सारे रास्ते बंद हो गए होते हैं, नोट प्रिंट करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर ये बताओ 100 बातों के बाद, नोट प्रिंटिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? नहीं, नहीं, इसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस, या टू टेक कलेक्ट, या फिर जब व्हेन ऑल द पॉलिसी मेजर्स फेल टू करेक्ट द इकोनॉमी, तब आरबीआई को नोट प्रिंट करने ही पड़ते हैं सरकार के ऑर्डर पे, जिसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग में, ऐसा क्यों होता है, कब होता है और कब कब पॉसिबल होता है, क्या पास्ट में ऐसा हो रखा है कि नहीं हो रखा है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटरमाइन हो, कि किस प्रकार से एक कंट्री अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज करे, इंपोर्ट पॉलिसी को चेंज करे। बाहर वाली कंट्री ऐसा नहीं है कि चाइना 2-2 रुपये में भाई न्यूक्लियर मिसाइल डंप कर रहा है दूसरी कंट्री के अंदर कि हमसे खरीद लो, तो इस देश के लोग तो फिर मतलब मर ही जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ करने वाले। वो 5-5 रुपये की पता चला साइकिल और बाइकें बेच रहा है।
हमें कुछ पॉलिसी मेजर अपनाने पड़ते हैं कि हर कंट्री से हर गुड को अलाउ नहीं करेंगे हम इस देश में बिकने के लिए, हमें बचना पड़ता है, हमें बचना पड़ता है। ठीक है, RCEP है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कॉपरेशन नहीं, मैं वही कहूँ कि कॉपरेशन क्यों बोल रहे हो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। इसको इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इंडिया ने क्या बोला था कि किसके इंटरेस्ट के खिलाफ है हमारे देश में, तो भैया एक सेक्शन तो बिल्कुल बुरी तरीके से घायल हो जाएगा अगर हम इसमें घुस गए तो। कौन सा सेक्शन? फार्मर्स। तो इंडिया ने इसको वो नहीं करा था। ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में कैसे होना चाहिए। एट द सेम टाइम ये कुछ आइडेंटिफाई करता है डेफिसिट को। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट? पहले चैप्टर के अंदर बताया था मैंने, क्या है डेफिसिट? डेफिसिट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? घाटा। घाटा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर घाटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो नेगेटिव चल रहा है हमारा घाटा, तो वो कैसे, क्यों, रीजंस क्या हैं, और उसके लिए फिर रेमेडियल मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करी जाती है यहाँ से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके हर एक कंट्री का एक प्रॉपर इकोनॉमिस्ट या ग्रुप ऑफ टीम पॉवर्टी जैसी समस्या, बेरोजगारी, बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस, इसके लिए एक पॉसिबल सॉल्यूशन दिया जा सकता है जो कि पूरी इकोनॉमी के लेवल पे सर्व करेगा। और डिटेल्ड नॉलेज अगर किसी को हो इकोनॉमी की मैक्रो लेवल पे, तो हम करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स ले सकते हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ताकि ना सामने वाली कंट्री या इंटरनेशनल ग्रुपिंग को नुकसान हो, और उनकी पॉलिसी की वजह उनकी जो पॉलिसीज़ अगर हम अपने देश में, यानी कि जैसे WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी वर्ल्ड बैंक की कोई संस्था की पॉलिसी को अगर हम अपने देश में अपना रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, वैसे आप कर चुके हो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे और इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस को समझेंगे। लगभग 7 डिफरेंसेस इनके बीच में कि डिफरेंस क्या होते हैं। फिर यहाँ से आपकी रियल चीज़ शुरू होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम लोग 19 कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। कुछ 19 या 16 ऐसे कुछ कंसेप्ट होते हैं। 19 कंसेप्ट जो होते हैं नेशनल इनकम के, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, लॉजिकल तरीके से, कि एक एक शब्द का मतलब क्या होता है। डेप्रीसिएशन, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, पर कैपिटा इनकम, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इन सब का ये 19 कंसेप्ट हैं जो कि भर भर के आपको नॉलेज में दूंगा और फिर मैं पढ़ाऊँगा। जैसे ये देखो, ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, पूरी ये इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, रियल नेशनल इनकम, ठीक है, या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम, कौन सी इनकम को हम लोग लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं GDP में। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, वैसे तो आप सीख ही चुके हो, लेकिन डिटेल में मतलब देखो आप पूरा जानोगे कि क्या मतलब होता है इकोनॉमी का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।